हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी हम यूपी की जो स्कीम्स हैं, पुरानी स्कीम, उन पे एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस वो हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो एक आइडिया आपको ये भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, डेट्स आती हैं और क्या आता है, उद्देश्य आता है या कोई मंत्रालय आता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद जब 15 फरवरी के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो करंट में स्कीम चल रही, चाहे वो यूपी की हो चाहे केंद्र सरकार की, उसमें डिटेल में एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। अभी 12 तारीख तक अब आपकी क्लास भी नहीं आएगी क्योंकि कुछ स्टूडेंटों के आर ओ के एग्जाम्स हैं। तो उनका भी कहना है कि सर ये एग्जाम हो जाने दो। तो अब जो भी क्लास भी आएगी आपकी वो 12 के बाद आएगी, प्लस जो आपके टेस्ट भी होंगे वो भी 12 के बाद होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो अगर पूरी क्लास बीपीओ का कोर्स करना चाह रहे हैं तो यहीं पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है आपकी। पंचायती राज की अलग है, कंप्यूटर की अलग है, यूपी स्पेशल की अलग है। इसी चैनल पे आप जाके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई? पहली चीज तो अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज वगैरह देखते होगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तब भी एक क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं बहुत सारे। अभी डायरेक्ट ये तो नहीं होगा कि कितने जिलों में, जैसे इसका टाइमिंग पूछ लेता तो महामाया से समझ में आ जाओगे कि मायावती जी का शासन था। तो कब से कब तक था ये हल्का सा अगर न्यूज़ से अपडेटेड होगे तो आपको पता चल जाएगा। 2007 से 12 था, उस टाइम पे शुरू हुई होगी। कितने मोबाइल अस्पताल? तो ये है 15। अब ये ध्यान रखो, मोबाइल अस्पताल क्या होते हैं? कहीं पे भी मोबाइल लगे दैट मीन्स मूविंग। मूविंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो गाड़ी पे अस्पताल होंगे, गाड़ी पे जाएंगे, जांच करेंगे, वहीं पे डॉक्टर रहेंगे उनके साथ और भी रहेंगे लोग, कंपाउंडर वगैरह। उसी गाड़ी में उनके पास एक बेड वगैरह होगा तो इंजेक्शन लगाने की सुविधा, दवाएं भी रखते हैं वो। तो एक प्रकार से गाड़ी में ही सारी चीज़ें सुविधाएं, वो गांव गांव जाके एक गांव में लगा दिया कैंप, वहाँ पे अस्पताल हो गया, फिर दूसरे गांव में लगा दिया। तो इस तरीके से मूविंग अस्पताल की सुविधा 15 जिलों में शुरू हुई थी। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महामाया योजना मुख्यमंत्री मायावती ने प्रारंभ की थी, जिसे 2012 में समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया था। आगे चलते हैं। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, किस चीज के लिए है? तो देखो, तालीम योजना एक तो दूरदर्शन पे क्या होता था, शिक्षा का प्रसार होता था तालीम योजना के द्वारा। ई शिक्षा टाइप की थी। अब ई शिक्षा में आपका इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं था, डिजिटल भी नहीं था, दैट मीन्स आपका टीवी के माध्यम से था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक अपने आप हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से नहीं थी। ठीक है। तो टीवी के माध्यम से दूरदर्शन चैनल पर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार होता था। दूसरा, किस स्तर तक की? तो विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार निमित्त थी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2। तो ये इसका सही हो जाएगा। तालीम योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रसार एवं उर्दू भाषा के विकास पर ध्यान दे रही थी। अगला, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। कब की गई थी? तो देखो, उस टाइम पे जैसा मैंने बोला एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन तो बड़ा सिली सा लगेगा, बड़ा इजी लगेगा, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, सॉल्यूशन होता है, वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता है। तो वो ध्यान से पढ़ा करो। आंवला में है ये, बरेली में है ये स्थान। जो मैंने बताया कि एक आपका दादरी बताया था, दादरी में क्या था, गैस के द्वारा बिजली बनाना। और गैसो हॉल क्या होता है, एक प्रकार का पेट्रोलियम। तो गैसो हॉल के द्वारा बिजली बनाना, ये कहाँ पे था आपका, आंवला में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना बरेली जिले के आंवला तहसील में स्थित है, जिसकी स्थापना घोषणा 2001 में की गई। अगला है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है, वित्तीय निगम होता क्या है। वित्तीय निगम वो होता है जो वित्त देता है। वित्त कोई राज्य किस चीज के लिए देगा? तो उद्योग के लिए, प्लस सेवा। उद्योग क्षेत्र अलग होता है, सेवा क्षेत्र अलग होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए वित्तीय निगम स्थापित किए जाते हैं। 1951 में क्या हुआ, अधिनियम आया, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम।
इसी के तहत 1954 में वित्तीय निगम की स्थापना हुई। किस चीज़ के लिए ऋण देता था? लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी देता था और सेवा को भी देता था, लघु एवं मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को। तो ए भी सही हो जाएगा और ए भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों एवं लघु एवं मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ था? मुख्यालय कानपुर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? किसको फाइनेंस नहीं देता है? स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, कोई फैक्ट्री लगेगी तो स्थायी संपत्ति तो क्रय करनी पड़ेगी, है ना? तो ये तो सही है, इसके लिए देता है। दूसरा है पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, इसके लिए नहीं देता है। जो पर्यटन के उद्योग होते हैं, पर्यटन के उद्योग क्या हो सकते हैं? आपको होटल खोलना है ना, हॉस्पिटैलिटी वाला पूरा सेक्टर, उसके लिए नहीं देता है। बाकी सबके लिए, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए देता है, हैंडलूम उद्योगों के लिए भी देता है। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, ठीक है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई। यूपीएफसी, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के मुख्य अंशधारी कौन कौन है? राज्य शासन प्लस भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों, इन दोनों की पूंजी लगी है इसमें। यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ बना रहा है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को, यानी कि लघु और सूक्ष्म स्थायी संपत्तियों के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। यूपीएफसी द्वारा महिला उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु महिला उद्यम निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। जिन लोगों को आरओ का भी एग्जाम देना, उनके लिए भी ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछी जाती, पुरानी योजनाओं से क्वेश्चंस आते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? अभी ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, जो लोग भी न्यूज देखते हैं सबको पता है। योगी आदित्यनाथ जी हैं जो गोरखपुर मठ के अध्यक्ष हैं। हाँ, कभी कभी इनके गुरु का नाम पूछ ले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। नाथ संप्रदाय आपका भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख स्थान रखता है, तो नाथ संप्रदाय के गुरु वगैरह पूछे जा सकते हैं आपसे। तो फिर इनके बारे में थोड़ा और जानकारी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ, वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ, इनका नाम क्या है? मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचुर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। ये गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत महंत अव्यतनाथ जी इनके उत्तराधिकारी हैं, तथा हिंदू वाहिनी नामक एक संगठन इन्होंने बनाया था। अब ये बनाया था, अब इस संगठन पर थोड़ी सी रिपोर्ट आती है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र जहाँ जहाँ गंगा नदी का जल पहुँचता है, में हरित क्षेत्र को बढ़ाने, मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो कौन सी है? गंगा हरितमा, इंपॉर्टेंट योजना है, कई बार पूछी जा चुकी। ये देख लें, सी ओ बी ऊपर नीचे हो गया है ना, बी ऊपर होना चाहिए था बट बी है, ये ध्यान रखो। तो क्या होगा? अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने, मृदा अपरदन को रोकने के लिए गंगा हरितमा योजना की शुरुआत की गई। अगला, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया। एक जिला एक उत्पाद योजना आपको पता होगी, इंपॉर्टेंट योजना थी। इस पे क्या है? स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने की बात हुई, स्थानीय कला को बढ़ावा देने की बात हुई। इस योजना की अब कॉपी रेलवे ने कर ली, एक स्टेशन एक उत्पाद चल रही है। यूपी में भी एक जिला एक स्पोर्ट्स योजना भी चलने लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस योजना का विकास हो रहा है। कब ये शुरू हुई? तो 24 जनवरी क्या मनाया जाता है? यूपी दिवस। 24 जनवरी 2018 को ये शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्या पूछा गया इसमें कि उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया किस चीज के निर्माण के लिए? हस्त निर्मित कागज। तो ये है जालौन का, आपका जालौन में हस्त निर्मित कागज के लिए चुना गया। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया। अलीगढ़ को ताले एवं हार्डवेयर की।
अगला है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया, मतलब किस जिले का ये एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया। काला नमक चावल बहुत फेमस है, सिद्धार्थनगर का है, अब तो इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। काला नमक चावल काफ़ी पौष्टिक होता है और पानी की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है इसको उगाने के लिए। काला नमक चावल की एक सर्वोत्तम किस्म है, इसका रंग सफ़ेद होता है। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में 2500 से लेकर 3500 लीटर पानी। इसकी उपज बासमती चावल से अधिक होती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया और इसे जीआई टैग भी मिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, यूपी पुलिस का है। एक और इनका टैग लाइन है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, है ना। तो इस तरीके से ये क्या बोलते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका हम क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, और बुरे का विनाश। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आगे देखते हैं, 1863 में गठन हुआ था, अगर आपको पता हो तो इंडियन पुलिस एक्ट, आईपीए। इंडियन पुलिस एक्ट आपका 1861 में बना था। बहुत सारे कानून बने थे 1860 के आसपास। इंडियन पीनल कोड, आईपीसी कब बना था आपका? 1860 में। अब ये रिप्लेस हो गया है, अभी अपना आ गया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता पास हो चुका है 2023 में, तो ये रिप्लेस हो गया है। सीपीसी बना, सिविल प्रोसीजर कोड 1859 में बना। हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी आपका कब आया था? 1861 में। तो इस तरीके से इस टाइम में बहुत सारे काम हुए थे। इसी टाइम पे गवर्नर को अध्यादेश 1861 का जो अधिनियम आया था, गवर्नर को अध्यादेश देने की शक्ति, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जो आपके गैर वो हैं सरकारी सदस्य, उनको आप निर्वाचित कर सकते थे अतिरिक्त सदस्य के रूप में। सब 1861 के ही काम है, क्योंकि 58 में क्या हुआ था, 1858 में विद्रोह समाप्त हो गया था, दबा दिया गया था। इसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2,36,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ये क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लें, 19.8 करोड़ है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 198 करोड़ नहीं है, 198 करोड़ तो भारत की भी जनसंख्या नहीं है ना, को सुरक्षा मुहैया कराती है। गोकुल पुरस्कार योजना किस चीज से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आ चुका था। गोकुल पुरस्कार योजना किससे? दुग्ध उत्पादन से। एक नंद बाबा पुरस्कार भी है। नंद बाबा पुरस्कार क्या है? इसमें स्वदेशी गाय से दुग्ध उत्पादन को मिलता है नंद बाबा पुरस्कार, ठीक है। और गोकुल पुरस्कार योजना में कितना? 2 लाख का मिलता है राज्य स्तर पे। गोकुल वाले में 2 लाख रुपए मिलते हैं और जिला स्तर पे 51,000। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार योजना को प्रारंभ किया गया। जबकि देसी गायों के लिए क्या है? नंद बाबा पुरस्कार। गोकुल पुरस्कार के तहत उत्तर प्रदेश पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, इसको समझने से पहले कर्मयोगी समझो। आज से 2 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई कर्मयोगी। इनका क्या था उद्देश्य? कि जो आपके लोक सेवक हैं, अंतर होता है लोक सेवक और सिविल सेवक में, ठीक है। लोक सेवक में सारे आ जाते हैं, सिविल सेवक में हाई ब्यूरोक्रेसी आती है, उच्च पदाधिकारी आते हैं। तो लोक सेवक जितने भी हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए, कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए क्या है? एक कोर्स होगा, ब्रिज कोर्स, जो उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी सीडीए के हिसाब से, और इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जाएगी। आधुनिक जो साधन संसाधन चुनौतियों के हिसाब से इनकी स्किल डेवलप की जाएगी। तो हर डिपार्टमेंट में ये आ रहा था, तो डाक डिपार्टमेंट में भी आया। तो अब समझ जाओगे, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। डाक कर्मयोगी पोर्टल डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल है। इसका प्रमुख उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? क्योंकि एक चीज़ तो आप लोगों को माननी होगी, अगर जो लोग भी करंट की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, कि आजकल जो भी चीज़ें होती हैं एक बड़े पैमाने पर होती हैं, छोटे सपने देश ने देखना बंद कर दिया। ये बात सत्य है। सही चीज़ों को एकदम मानना भी पड़ेगा कि हाँ सही है,
तो इसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने बोला था कि 75 जिले हैं, नहीं यूपी में तो 75 यूपी में है केवल। पूरे देश में जितने भी जिले हैं 740 के आसपास, और उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, अब जिले बढ़ते रहते हैं अलग। तो जितने जिले हैं हर जिले में 75 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक कितना, 75 आपके क्या होने, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर मतलब क्या, तालाब बनवाएंगे, सरकार उसमें हेल्प देगी। तो इस हेल्प से बनने थे, तो पहला कहाँ, यूपी के रामपुर जिले में। करंट था ये, आज से 1.5 साल पहले का। पटवाई ग्राम पंचायत में बना था। उत्तर प्रदेश हो जाएगा ये। तो टोटल 50,000 बनने थे अमृत सरोवर। फिर अभी देखे होंगे कि मोदी जी ने एक घोषणा की कि 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने हैं। तो काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। 1 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या नहीं होती है। अगर जनसंख्या हो भी गई, सपोज करो किसी देश की जनसंख्या 5 करोड़ है ना, तो 1 करोड़ घरों पे लगाएंगे तो 1 करोड़ घर में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उस टाइम पे थे मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। यह रामपुर जिले में है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस चीज़ के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के बजट में क्या हुआ, इसका बजट बढ़ा दिया गया। पहले 15,000 था, 25,000 कर दिया गया। तो ध्यान रखो। लड़कियों के लिए ये क्या है, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। इसमें क्या किया जाता है, जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक 6 चरणों में। पहले कितना था, 15,000, अब 25,000 रुपये दिए जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को ये योजना शुरू की गई थी। बालिकाओं को सशक्त बनाना है। किसी भी व्यक्ति को, बालक को, बालिका को सशक्त बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को ये 15,000 को अपडेट कर लेना। अधिकतम 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना में लाभार्थियों को बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक कर कितना, 6 चरणों में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में किसकी शुरुआत की गई थी, मतलब किसकी शुरुआत हेतु सबरी संकल्प अभियान चलाया गया। ठीक है, इनका कहने का मतलब है। तो किस चीज के लिए सबरी संकल्प अभियान चलाया गया, तो कुपोषण दूर करने के लिए। कुपोषण दूर करने के लिए चलाया गया। इसमें क्या होता है कि कोई भी महिला, जो बच्चे का जन्म होता है जब, तो उस महिला को 6 महीने की 500 रुपये हर महीने के हिसाब से 3,000 रुपये दिए जाते हैं कुपोषण दूर करने के। इसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उस बच्चे को भी 2 साल तक 500 रुपये के हिसाब से हर 6 महीने पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ये है पूरा सबरी संकल्प अभियान। 29 जिलों में ये चलाई जा रही है। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हौसला पोषण योजना, ये पहले योजना थी, इसकी तर्ज पर प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना शुरू की। सबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए, और कौन सी महिलाएं होंगी, जिनका जीवन दैनिक मजदूरों पर निर्भर है, दैनिक मजदूरी पर, तथा उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रति माह, 6 माह हेतु 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। 6 माह के बाद जो नवजात बच्चा है उसको 2 वर्ष होने तक पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो कि हर 6 महीने पर 3,000 की किस्त दी जाएगी। योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी आयु कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हो। उनका प्रसव संस्थागत सरकारी या निजी नर्सिंग होम में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। पेड बैच की इंफॉर्मेशन देख लीजिए पहले, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी स्पीड अप हो, प्लस एक माहौल मिले आपको पढ़ने के लिए, प्लस डेली प्रैक्टिस आप कुछ कर पाओ, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि आपको सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी पूरी पंचायती राज की 346 पेज की। फिर सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 288 पेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जब आप किसी टॉपिक पे 150 से लेके 200 क्वेश्चन करते हो तो आपका वो टॉपिक, एक तो कंटेंट ही आपका कवर कर देता है मैक्सिमम चीज़ें, फिर आप उस छोटे से टॉपिक पे जब 150 प्लस क्वेश्चन करते हो ना, तो कोई भी कॉर्नर बचता नहीं है
कि जहाँ से क्वेश्चन आपके सामने ना आए। फिर आपको मार्क्ड कॉपी मिल जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको बार बार रिवाइज करते रहते हो। जब इतनी सारी चीज़ें आप करते हो तो इससे बाहर फिर जाने का एकदम संभावना रह ही नहीं जाता है, ठीक है। प्लस आप रेगुलर एक प्रोसेस में रहते हो, तो रेगुलर रिवीजन करते रहते हो। पंचायती राज पे 15 टेस्ट पहले हो चुके हैं, इस बार भी आपके 11 टेस्ट हो चुके हैं टॉपिक वाइज। तो 15 + 11 26 टेस्ट केवल पंचायती राज पे हो चुके हैं। आगे भी चल रहे हैं, कंप्यूटर पे भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी टाइम टू टाइम पे। आगे चल के अब जैसे एग्जाम अभी डेट नहीं आ रही है, तो फ्री रहोगे तो कुछ ना कुछ टास्क देते रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे, चीज़ें होती रहें। रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, जिसमें आपके जो डाउट होते हैं वो क्लियर होते रहते हैं। फीस है 299, आपको इस नंबर पे पे करना है। नेम मैच कर लेना, इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो। स्क्रीनशॉट भेजने के कुछ समय बाद आपको ऐड कर लिया जाएगा पेड बैच में। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। देखो क्या है ना, गर्ल्स हैं, खास तौर से आपकी 8 से लेके 14 ईयर्स की गर्ल्स जो होती हैं, तो ये क्या है, ये गर्ल अगर स्कूल में जा रही तो उनको पौष्टिक भोजन मिलता ही है, मिड डे मील। अगर स्कूल नहीं जा रही तो 300 दिनों तक जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं उनके लिए भी सरकार सोच रही है, तो सरकार क्या करेगी, इनको पौष्टिक आहार प्रदान करेगी, ठीक है। तो 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की गई। किशोरी बालिका योजना क्या करेगी, 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की कोशिश या पेशकश करती है। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो ये तो सबसे ज़्यादा किसान यूपी में हैं, सबसे ज़्यादा लोग यूपी में, तो पहला स्थान आराम से होगा, क्योंकि ये ऐसी योजना है। दूसरी चीज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने नहीं थे, तो ऑलमोस्ट हर किसान ने पंजीकरण करा लिया। इसमें होता क्या, पहले इन्होंने लिमिट रखी थी कि 2 हेक्टेयर तक की जिसके पास भूमि है उसे साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त मिलेगी, तो 2000, 1 मिनट, 2000 × 3 टोटल 6,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। अब ये इन्होंने ये हटा दी है, पहले लघु और सीमांत किसान थे तो 2 हेक्टेयर की लिमिट थी। अब कोई भी किसान हो जिसके नाम पे भूमि दर्ज हो वो जाके पंजीकरण करा सकता है, तो उसको 6,000 रुपये मिलेंगे साल में, ठीक है। परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेंगे, तो पहला स्थान प्राप्त है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। इसके तहत सभी किसानों को 6,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में यूपी राज्य को पहला स्थान प्राप्त है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। ध्यान रखना, दस्तक अभियान, एक हर घर दस्तक था, एक दरवाजा बंद अभियान था, तो ये अलग अलग अभियान है। दस्तक याद रखो, ये क्या था कि जो आपके यूपी के पूर्वी यूपी है, पूर्वांचल जिसे बोलते हैं, खास तौर से तराई वाला रीजन ऊपर से, ठीक है, तो गोरखपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ज़्यादा आता है। तराई क्षेत्रों में क्या होता है, पानी भरा रहता है, नमी बराबर बनी रहती है, तो यहाँ मच्छर बहुत होते हैं। जब मच्छर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्यूलेक्स प्रजाति का एक मच्छर होता है, ये वाहक होता है आपका जापानी इंसेप्टिलाइटिस, दिमागी बुखार का। ये दिमागी बुखार शिकार बनाता है 5 साल तक के बच्चों को। तो आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का, डॉक्टर कफील खान, ये बड़े फेमस हुए थे। इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 200-300 बच्चे मारे गए थे इस दिमागी बुखार से, जापानी इंसेप्टिलाइटिस सिंड्रोम से, ठीक है। एक्यूट इंसेप्टिलाइटिस सिंड्रोम भी होता है, एईएस और जेई। इन दो के लिए ये अभियान चलाया गया कि इनमें जागरूकता फैलाई जाए और इसका पूर्व टीकाकरण जो भी हो सकता है वो कराया जाए। तो जापानी इंसेप्टिलाइटिस का उन्मूलन के लिए था ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेप्टिलाइटिस से प्रभावित 38 जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का हिस्सा है,
जिसे राज्य सरकार ने इंसेप्टिलाइटिस को मात देने के लिए अपनाया है। यह अभियान यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य के जापानी इंसेप्टिलाइटिस प्रभावित, तो एक जेई प्रभावित, दूसरा एक्यूट इंसेप्टिलाइटिस सिंड्रोम, इससे प्रभावित 38 जिलों में डोर टू डोर ये चलाया जा रहा है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है? 2016 में ये धनराशि बढ़ाई गई थी, 30,000 हो गई थी। इसके पहले कितनी थी? 20,000 थी। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, 2012 में शुरू हुई, पहले 20,000 थी, फिर 30,000 कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत तत्कालीन सीएम जो थे अखिलेश यादव जी, इन्होंने 2016 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 30,000 की धनराशि प्रदान की, पहले 20,000 थी। आगे चलते हैं। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया था? बड़ा ही अच्छा काम था। तो वो पत्रकारों को या जो टीवी न्यूज नेटवर्क हैं, इनको ज़्यादा महत्व देते नहीं है कोई, ठीक है। जो सरकार आती है, खासतौर से केंद्र में आती है, इनको दबा लिया जाता है, जबकि ये चौथा, फोर्थ पिलर बोला जाता है इन लोगों को। इन्होंने ध्यान दिया था, इनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, इनके लिए एक पेंशन की व्यवस्था भी की थी इन्होंने। तो इन्होंने पत्रकारों के लिए काफ़ी काम किया। अब वो अलग बात है कि अब ये इनको ज़्यादा पत्रकार सारे बायात लगते हैं, चैनल वाले। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु 1880 हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई? तो उस टाइम पे ये 300 से बढ़ा के 400 की गई थी। अब ये 500 राज्य सरकार देती है, 500 केंद्र देती है, तो 1,000 रुपये मिलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन कितनी? 300 से बढ़ा के 400 की गई थी। अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी? ये 500 कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये कब की गई? पहले तो इनका कार्यकाल ध्यान रखो, अखिलेश यादव जी का कार्यकाल 2012 से 17 था, तो इसी बीच में होगी। तो ये क्या है? 2014 है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने समाजवादी पेंशन योजना 28 जनवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई। इसका लक्ष्य क्या था? 40 लाख गरीब परिवारों तक पहुंचना। इसमें क्या था? ई पेमेंट के जरिए 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, और अगर शर्तें पूरी की तो पेंशन में 50 रुपये की बढ़ोतरी करने का प्रावधान था प्रतिवर्ष। ऐसे करके ये 750 रुपये तक हो जाती थी, और 750 से ज़्यादा फिर नहीं बढ़ने थे। वर्तमान में ये योजना स्थगित कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? दिल्ली के पास है नोएडा, सेक्टर 62 में यहाँ पे किया था इन्होंने। स्टैंड अप इंडिया, एक स्टार्टअप इंडिया नाम सुना होगा, स्टैंड अप भी एक प्रकार का अपना उद्योग लगाने के लिए ही था, लेकिन ये किसके लिए था? जो एससी समुदाय है, एसटी समुदाय है, और जो महिलाएं हैं, इनके लिए था। एससी एसटी एवं महिलाओं के लिए। इसमें क्या था? आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता था अपनी औद्योगिक इकाई लगाने के लिए। 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर, बाबू जगजीवन राम कौन थे? पहले स्वतंत्र भारत के बाद जो सरकार बनी थी उसमें भी, और उसके पहले अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, ये क्या बने थे? श्रम मंत्री, ठीक है। कांग्रेस के काफ़ी अच्छे नेता थे, टॉप नेताओं में आते थे। इनकी जो पुत्री हैं श्रीमती मीरा कुमार, इनका नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या थी? भारत की पहली महिला स्पीकर थी। तो ये इनका बायोडेटा है। इनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेक्टर 62 नोएडा में से स्टैंड अप इंडिया योजना को प्रारंभ किया गया। क्या था? स्टैंड अप इंडिया योजना देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उनमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगली है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में क्या प्रोत्साहित करना है? स्वदेशी और विशेष उत्पाद। कब शुरू की गई? 24 जनवरी 2018 को। और वही है कि जो स्वदेशी हैं, लोकल उत्पाद हैं, उनको पहचान दिलाना, उनको एक ब्रांड बनाना, ठीक है। और ये योजना यहाँ का इनोवेशन नहीं था। सबसे पहले जापान के ओइटा के गवर्नर मोरीहिको हिरामालू ने 1975 में शुरू की थी। यहाँ पे आपकी आज की क्लास खत्म होती है।
अगर आपको ये क्लासेस सही लग रही हैं, लग रहा है हेल्पफुल है, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स जो भी तैयारी करते हैं किसी भी प्रकार की, अगर वहाँ पे जीएस आती है और भी है, तो यहीं पे इसी चैनल पे हर चीज़ की एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वो भी कर सकते हो। शेयर करते रहो, चीज़ों को आगे बढ़ाने का दायित्व भी आप लोगों का है। प्लस जो लोग भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेड बैच की जानकारी वीडियो में भी होती है और वीडियो में एक पिन्ड कमेंट भी होता है हर वीडियो में, वहाँ पे भी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।